The teachers are blessed with the powers of changing the mindset of the children. Hence, any statement made by a teacher has a great impact on the belief system of a child. Negative impact मत डालो, positive impact डालो. Properties of inverse trigonometric functions should be taught. Useful for calculus. इसका मतलब क्या हुआ? तो काफी अच्छा यहां पर ट्विस्ट किया है सीबीएसई ने, कुछ लिया और कुछ दिया, है ना। क्या वापस ले लिया? टेंजेंट एंड नॉर्मल वापस ले लिया, रेट ऑफ चेंज बच्चों को दे दिया, ठीक है। बट अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना बच्चों, तो क्या आप इन चीजों को छोड़ सकते हो? तो इस बात के साथ हम अपना सिलेबस कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे कि टीचर्स ऐसे बच्चों को मोटिवेट करें अगर वो कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं। इनफैक्ट अगर वो सिलेबस में हो तब भी और ना हो तब भी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं जरा यहां पर। हेलो एवरीवन, दिस इज ओपी गुप्ता ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स, that is Mathematica by OP Gupta. So in today's session we are going to discuss about the CBSE deleted syllabus for academic session 2022 to 23. तो चलिए जरा आगे बढ़ते हैं और आपको मैं अपनी कुछ क्रेडेंशियल्स बता देता हूं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे बच्चों, ये कुछ मैथमेटिक्स के बुक्स हैं जो कि क्लास 11th एंड क्लास 12th के लिए मैंने लिखी हैं। इनफैक्ट लास्ट एकेडमिक सेशन 2021 टू 22 में जो हमने मैथ मिशन बुक लिखी थी टर्म 1 के लिए और टर्म 2 के लिए, ये तो हमारे लिए माइलस्टोन बुक्स बन चुकी हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अक्रॉस द कंट्री इन बुक्स को परचेज किया, टीचर्स ने रिकमेंड किया। मजे की बात यह है कि सीबीएसई टर्म 1 एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन हमारी मैथ मिशन टर्म फर्स्ट बुक में से ही आए थे। इनफैक्ट केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन तो हमारी टर्म फर्स्ट मैथ मिशन बुक में से डायरेक्टली लिया हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा, और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है जी। अब फाइनली चलते हैं और अपने सिलेबस का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे बच्चों, हम यहां पर क्लास 12th फॉर मैथमेटिक्स कोड 041 के लिए सिलेबस कंपैरिजन करने वाले हैं। दिस इज ओपी गुप्ता, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी। यहां पर मैंने कुछ मैसेज छोड़ा हुआ है आपके लिए, क्या लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पर हम पिछले एकेडमिक सेशन यानी 2021 से 22 वाला एकेडमिक सेशन और जो इस एकेडमिक सेशन में यानी 2022 से 23 में जो सिलेबस आया है, दोनों सिलेबस को हम कंपैरिजन करने वाले हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि दोनों सालों में मिसमैच होंगे। पिछले साल क्या था, इस साल क्या है, कुछ भी चीजें अगर मिसमैच होंगी उनको हमने हाईलाइट किया हुआ है। कुछ स्पेशल रिमार्क्स भी दिए हुए हैं मैंने। अब ये रिमार्क्स क्या हैं अभी आपको पता चल जाएगा जब मैं डिस्कशन स्टार्ट करूंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं। वैसे भी बच्चे आमतौर पे बहुत सारा काम करना पसंद करते हैं। पढ़ने वाले बच्चे एक्स्ट्रा काम जितना करा लो उतना उनको मजा ही आता है, ठीक है। पढ़ने वाले बच्चों की बात हो रही है। तो फिर यहाँ पर सिलेबस में से जो भी चीजें सीबीएसई ने डिलीट की हैं वो बेसिकली इमैटीरियल हो जाता है उन बच्चों के लिए जो कि एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वैसे भी वो इन जनरल काफी एक्स्ट्रा काम करते ही हैं। तो इस बात के साथ हम अपना सिलेबस कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे कि टीचर्स ऐसे बच्चों को मोटिवेट करें अगर वो कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं। इनफैक्ट अगर वो सिलेबस में हो तब भी और ना हो तब भी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं जरा। यहां पर सबसे पहले हमारा चैप्टर कौन सा है, यहां पर आप देख पा रहे होंगे सबसे पहला चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शन, क्लास 12th का चैप्टर 1। पिछले साल हमें क्या पढ़ना था, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशंस थे, इक्विवेलेंस रिलेशंस भी था, 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन भी था। मतलब डिलीट क्या था इस चैप्टर में से बच्चों, तो डिलीट था बाइजेक्टिव फंक्शन, है ना, और बाइनरी ऑपरेशन। हम किसी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं ये कंसेप्ट भी डिलीट था पिछले साल। और इस साल क्या है बच्चों, देखो इस साल अगर इस चीज को पढ़ोगे, यहां पर जो लिखा हुआ है वो सेम यहां पर आपको कॉपी दिखेगा, सेम कॉपी, लेकिन मैंने रिमार्क क्या ऐड किया हुआ है ये पढ़ो। देखो हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि किसी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है। हो सकता है हम 2 या 3 या 4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करा दें स्टूडेंट्स को कि हम किसी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं और कब निकाल सकते हैं, इन व्हाट कंडीशन इनवर्स ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट। अब ये बताना जरूरी इसलिए है क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब मुझे अगर यही नहीं पता कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, तो मैं उनको ये कैसे बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स का मतलब ये होता है और इनवर्स निकलता ऐसे है, ये कंडीशन होती है। एज ए टीचर आपको पता ही होगा कि बाइजेक्टिव फंक्शन होना
ये नेसेसरी कंडीशन है किसी फंक्शन के लिए उसका इनवर्स निकालने की, है ना। तो हमको इस बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया जरूर देना चाहिए बच्चों को, जो कि मैंने यहाँ पर रिमार्क में चैप्टर 1 में डाला हुआ है। अब आते हैं जरा चैप्टर 2 की तरफ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे चैप्टर 2 में लास्ट ईयर हमें ये सारी चीजें पढ़नी थी, ठीक है ना। अच्छा, इस साल भी हमें यही सब चीजें पढ़नी है जैसा कि आप देख रहे होंगे, लेकिन मैंने यहां पर हाईलाइट क्या किया हुआ है बच्चों, ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी ये एक एक्स्ट्रा एडिशन हो गया इस साल वाले बच्चों के लिए। लेकिन यहां पर भी कुछ रिमार्क है। क्या रिमार्क है बच्चों, एक बार ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस शुड बी टॉट यूजफुल फॉर कैलकुलस। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही आप लोग चैप्टर 5 यानी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में पहुंचेंगे, उसके बाद चैप्टर 6 में जाएंगे, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन में जाएंगे, सेकंड बुक ऑफ एनसीईआरटी स्टार्ट हो जाएगी चैप्टर 7, है ना। इसी तरीके से आप चैप्टर 9 तक कैलकुलस में चलते रहेंगे, ठीक है बच्चों। चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स होगा, चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, यानी चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर 9 तक आपका पूरा कैलकुलस फैला हुआ है। आउट ऑफ 80 मार्क्स कितने मार्क्स का वेटेज है कैलकुलस का, मुझे कमेंट करके बताना अगर आपको पता है। अच्छा, अब सुनना ध्यान से, कैलकुलस का पहला टॉपिक यानी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में जब आप डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सीखेंगे, तो उस समय बेसिकली आपको सिंप्लीफिकेशंस ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जरूरत पड़ेगी, है ना। डिफरेंशिएशन करने से पहले आप गिवन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। अब सुनना ध्यान से, अगर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आती होंगी तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव में सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद आप डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज आती होंगी तो आप बड़े आराम से सिंप्लीफिकेशन करके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। बाद में उनका इंटीग्रेशन भी आएगा या जो भी चीजें आएंगी वो भी हम कर लेंगे। यानी कैलकुलस के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का सिंप्लीफिकेशन होना जरूरी है, और सिंप्लीफिकेशंस के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज ये हमको आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज का थोड़ा बहुत ब्रीफ आइडिया तो हमें चैप्टर 2 में बच्चों को जरूर देना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात। तो बस रिमार्क का मतलब यही है चैप्टर 2 में जो मैंने रिमार्क डाला हुआ है। अब आगे चलते हैं जरा चैप्टर 3 की तरफ। अलजेब्रा वाला यूनिट आ जाएगा, यूनिट नंबर 2। अब ये रहा आपका चैप्टर 3। तो यहां पर देखो लास्ट ईयर हमें क्या क्या चीजें पढ़नी थी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बच्चों। सबसे पहले क्या पढ़ना था हमें लास्ट ईयर, कंसेप्ट, नोटेशन, ऑर्डर, इक्वालिटी, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जीरो एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, operation on matrices, addition and multiplication with a scalar, simple properties of addition, multiplication and scalar multiplication, non-commutativity of multiplication of matrices, invertible matrices, here all the matrices will have real entries। ये सारा हमने 2021 से 22 वाले एकेडमिक सेशन के लिए पढ़ लिया है ना। लास्ट सेशन के बच्चों ने ये सब चीजें पढ़ी हैं। देखो इस बार क्या होगा, यानी 22 से 23 वाले सेशन में आपको सेम चीजें फिर से पढ़नी है, लेकिन यहां पर मैंने कुछ हाईलाइट किया हुआ है, यानी कुछ नया एडिशन हुआ। क्या हुआ है, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस हुज प्रोडक्ट इज द जीरो मैट्रिक्स, रिस्ट्रिक्ट टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2। ये कुछ नया एडिशन है। अच्छा, इसके बाद देखो यहां पर एक और चीज मैंने हाईलाइट की है, प्रूफ ऑफ द यूनिकनेस ऑफ इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट्स। ठीक है, अगेन यहां पर सारे मैट्रिसेस के एंट्रीज रियल एंट्रीज होंगी। अब इस रिमार्क का मतलब क्या है, इस चैप्टर में एक बहुत प्यारा सा कंफ्यूजन है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इस बार बच्चों को पढ़ना है कि नहीं। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हो या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस हो, यानी जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस वाले क्वेश्चन हैं, जहां पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करके हम मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं, ये क्वेश्चंस, ये टॉपिक अभी भी डिलीट है। यहां पर रिमार्क में आप लोग पढ़ पा रहे होंगे। ठीक है बच्चों, अब इस यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, यानी डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर। तो यहां पर हम आगे डिटर्मिनेंट में, यहां पर देखना ये सारी चीजें लास्ट ईयर के एकेडमिक सेशन में थी। ठीक है, क्या क्या पढ़ना था लास्ट ईयर बच्चों, आप पढ़ के देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है। डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स अप टू 3x3 मैट्रिसेस, माइनर्स, कोफैक्टर्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। वैसे मजे की बात मैं आपको बताऊं, 2020 के कंपार्टमेंट एग्जाम में एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज करके एक काफी अच्छा क्वेश्चन बनाया गया था, जिसका वेटेज 1 नंबर या 2 नंबर का नहीं था। समझे,
मतलब ये क्वेश्चन ऐसा बनता है एरिया ऑफ ट्राइंगल के ऊपर डिटर्मिनेंट्स टॉपिक में, जो कि छोटा सा क्वेश्चन होता है 1 नंबर या 2 नंबर का। लेकिन 2020 के कंपार्टमेंट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन था जो कि 1 या 2 नंबर का नहीं था। अगर आपको उस क्वेश्चन के बारे में इंफॉर्मेशन है तो मुझे कमेंट करके बताना जरूर, ठीक है। अच्छा, यहां पर आगे क्या लिखा हुआ है, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 or 3 वेरिएबल्स हैविंग यूनिक सॉल्यूशन यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये तो सब लास्ट ईयर था, क्या ये सब यहां पर भी है? बिल्कुल यहां पर भी है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। लेकिन यहां पर कुछ नया भी आ गया, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। क्या नया है? कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एग्जांपल्स। अब ये चीज नया ऐड हुआ है इस साल के एकेडमिक सेशन में। यहां पर रिमार्क में क्या लिखा है, मैंने पढ़ के देखो ध्यान से। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, वैसे तो ये लास्ट ईयर भी डिलीट था, वैसे तो ये लास्ट ईयर भी डिलीट था और इस बार भी डिलीट ही है, लेकिन यहां पर मैंने रिमार्क में क्या लिखा है पढ़ के तो देखो एक बार। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स शुड बी elaborated and students should be encouraged to do some questions। कुछ क्वेश्चन बच्चों को जरूर करने चाहिए। क्यों? Recall that there were some questions in CBSE term first examination of academic session 21 to 22 which could have been easily solved using properties of determinants। यानी पिछले एकेडमिक सेशन में जो टर्म फर्स्ट का एग्जाम हुआ वहां पर कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जहां पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी थी, है ना। डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए डायरेक्टली एक्सपेंड तो कर सकते हैं, लेकिन उससे चीजें काफी कॉम्प्लेक्स और टीडियस बन जाती हैं। इसलिए बच्चों को थोड़ा बहुत ब्रीफ आइडिया अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट जरूर देना चाहिए। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है, बाकी आप लोग डिसाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंगली एज पर द डिमांड ऑफ योर स्टूडेंट्स, एज पर द डिमांड ऑफ दिस टाइम ऑफ हाई कॉम्पिटिशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां से कैलकुलस स्टार्ट हो जाएगा आपका। चैप्टर 5 से चैप्टर 9 तक ये जर्नी चलती रहेगी। कितने मार्क्स का वेटेज है पहले पूछ चुका हूं और आप कमेंट करके मुझे बताने वाले हो, ठीक है। और नहीं पता तो पूछने वाले हो कमेंट करके। चलिए यहां पर देखो लास्ट ईयर हमें क्या पढ़ना था, जैसा कि आप यहां पर पढ़ रहे होंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, और यहां पर कुछ हाईलाइट किया है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। मतलब ये पिछले साल पढ़ना था, इस बार नहीं पढ़ना है। देखो इस बार ये चीज नहीं है। यहां पर कहां लिखा है मैंने डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन? कहीं नहीं लिखा है ना, बढ़िया। आगे देखो यहां पर क्या था लास्ट ईयर, चेन रूल, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, कांसेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस एक्सप्रेस्ड इन पैरामीट्रिक फॉर्म्स, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये सब पिछले साल पढ़ना था। रूली थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम ये पिछले साल डिलीट था, इस बार भी डिलीट है। ये सारी चीजें आपको इस बार भी पढ़नी है एक्सेप्ट डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। यानी लगभग सेम सिलेबस ही आ गया है, जो पिछले साल था वो इस साल भी, एक्सेप्ट डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं। कंपोजिट फंक्शन का कंसेप्ट चैप्टर 1 में पढ़ना होता है ना। पिछले साल चैप्टर 1 में से कंपोजिट फंक्शन डिलीट था, लेकिन उसका डेरिवेटिव चैप्टर 5 में था, है ना। ये ट्विस्ट था सिलेबस का। लेकिन इस बार डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन डिलीट हो चुका है 22 to 23 एकेडमिक सेशन के लिए, ठीक है बच्चों। आगे आपको दिख ही रहा होगा चैप्टर 6। चैप्टर 6 में काफी ट्विस्ट किया गया है। देखो क्या क्या चीजें लास्ट ईयर हमने पढ़नी थी। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन ये पढ़ना था। टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ना था पिछले साल, लेकिन इस बार नहीं पढ़ना है, इसलिए मैंने हाईलाइट किया है। यहां पर देख लो कहीं पर भी टेंजेंट एंड नॉर्मल आपको लिखा हुआ नहीं दिखेगा। Maxima and minima first derivative test motivated geometrically and second derivative test given as a provable tool, ठीक है। Simple problems that illustrate basic principles and understanding of the subject as well as real life situations। अब ये सारी चीजें बेसिकली यहां पर कॉपी हैं except tangent and normals, लेकिन कुछ नया भी आ गया है। देखो यहां पर क्या हाईलाइट किया है मैंने, रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज। देखो लास्ट ईयर रेट ऑफ चेंज का टॉपिक सिलेबस में नहीं था, लेकिन इस बार आ गया है। लास्ट ईयर टेंजेंट एंड नॉर्मल सिलेबस में था, लेकिन इस बार डिलीट हो गया है, ठीक है बच्चों। तो काफी अच्छा यहां पर ट्विस्ट किया है सीबीएसई ने, कुछ लिया और कुछ दिया, है ना। क्या वापस ले लिया, टेंजेंट एंड नॉर्मल वापस ले लिया, रेट ऑफ चेंज बच्चों को दे दिया, ठीक है। अच्छा मजे की बात, अप्रोक्सीमेशन वाला एक टॉपिक है, अप्रोक्सीमेशन एंड एरर्स, वो पिछले साल भी डिलीट था, इस बार भी डिलीट ही है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं जरा और यहां पर इंटीग्रल्स में देखते हैं यहां पर क्या क्या चीजें थी पिछले साल।
इंटीग्रेशन एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, दोनों में सेम चीजें आपको यहां पर दिख रही होंगी। मैंने कॉपी पेस्ट ही किया हुआ है, क्या कॉपी पेस्ट मैंने नहीं किया है, सीबीएसई ने किया है। अल्टरेशंस क्या है अभी दिख जाएंगी थोड़ी देर में आपको। इंटीग्रेशन ऑफ अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्शियल फ्रैक्शन एंड बाय पार्ट्स, इवैल्यूएशन ऑफ सिंपल इंटीग्रल्स ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स एंड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन देम। इस फॉर्म की इंटीग्रल्स पिछले साल भी थी, इस साल भी हैं, सारी चीजें बिल्कुल सेम है। जरा नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ये चैप्टर काफी लंबा है। देखो ये वाली चीजें पिछले साल भी थी, इस फॉर्म की इंटीग्रल्स इस बार भी हैं, लेकिन इस बार कुछ नया एडिशन भी हो गया है। समझे बच्चों? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पिछले साल भी था, इस साल भी है विदाउट प्रूफ। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज पिछले साल भी थी डेफिनेट इंटीग्रल्स की, इस साल भी है। इवेल्युएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स पिछले साल भी था, इस साल भी है। लेकिन रिमार्क में मैंने क्या लिखा हुआ है, कंसेप्ट ऑफ लिमिट ऑफ ए सम, पिछले साल भी डिलीट था, इस साल भी डिलीट है, लेकिन मैंने रिमार्क में लिखा हुआ है इट शुड बी डिस्कस्ड विद द स्टूडेंट्स, that will make students understand how they are going to find the area under the curve in the very next chapter, that is applications of the integrals। समझे? अब देखो यहां पर क्या चीज है, applications in finding the area under simple curves, especially lines, parabolas, area of circles or ellipses in standard form only। देखो मैंने हाईलाइट क्या किया हुआ है पिछले साल वाले बच्चों के लिए, The region should be clearly identifiable। इसका मतलब क्या है, जो भी एरिया दिखेगा शेडेड एरिया जिसकी वैल्यू हमें इंटीग्रेशन की हेल्प से इवेल्युएट करनी होगी, वो एरिया बड़ा सिंपल होना चाहिए, क्लियरली आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। ये तो 2021 से 22 एकेडमिक सेशन की कहानी थी। इस बार देखो सेम चीज कॉपी हो रखी है, लेकिन ये लाइन जो मैंने हाईलाइट किया है ना यहाँ पर 21 to 22 वाले सेशन में, वो 22 to 23 वाले सेशन में मिसिंग है। तो क्या इसका मतलब अब हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जहां पर एरिया क्लियरली आइडेंटिफाइबल नहीं होगा, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स शेडेड रीजन बनेगा। यहां पर रिमार्क में भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है मैंने, ऑन ए फनी नोट, पढ़ के देख लो क्या लिखा हुआ है। कैन वी एक्सपेक्ट द क्वेश्चंस टू फाइंड एरिया वेयर द रीजन इज नॉट क्लियरली आइडेंटिफाइबल, क्योंकि लास्ट ईयर तो ये लिखा हुआ था, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, लेकिन इस बार ये लाइन सिलेबस में मिसिंग है, जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये रिमार्क आप पढ़ लो और थोड़ा सा हंस लो। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा चैप्टर 9 की तरफ, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कैलकुलस का लास्ट चैप्टर हो जाएगा बेसिकली ये, और कैलकुलस का टोटल मार्क्स का वेटेज मैं ऑलरेडी आपसे पूछ चुका हूं। अगर अभी तक आपने कमेंट नहीं किया है तो कमेंट करके मुझे बताओ या पूछो। ठीक है, चलिए तो चैप्टर 9 में लास्ट ईयर हम लोगों को क्या चीजें पढ़नी थी, डेफिनेशन, ऑर्डर एंड डिग्री, जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, solutions of homogeneous differential equations of first order and first degree of this type, solutions of linear differential equation of this type where p and q are functions of x or constant। इसका मतलब लास्ट एकेडमिक सेशन में चैप्टर 9 में से क्या क्या डिलीट था बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एक तो ये डिलीट था। अच्छा और क्या डिलीट था, देखो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस टाइप, ऊपर देखो मैं लिख रहा हूं इस टाइप का होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी डिलीट था पिछले एकेडमिक सेशन में। और क्या था बच्चों डिलीट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस टाइप, दिस वाज आल्सो डिलीटेड इन द लास्ट एकेडमिक सेशन। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स वाज डिलीटेड, homogeneous differential equation of this form was deleted and formation of differential equation was also deleted from chapter 9 in last academic session। अब इस बार क्या है, इस बार सेम चीजें यहां पर कॉपी हो रही हैं अगर आप देखेंगे, एक्सेप्ट क्या, देखो ये वापस आ गया है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस टाइप ये भी वापस आ गया है, जैसा कि यहां पर रिमार्क में आप पढ़ रहे होंगे। लेकिन दोनों में अभी भी क्या डिलीट है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, लास्ट ईयर भी डिलीट था, इस बार भी डिलीट है। तो ये चैप्टर 9 की कहानी हुई। ठीक है, अब आगे चलते हैं जरा और यहां पर वेक्टर में देखते हैं क्या चीजें लास्ट ईयर थी क्या इस बार है। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे बच्चों, ये पूरा पढ़ के देखो, दोनों में बिल्कुल सेम कॉपी हो रखा है। जो लास्ट ईयर था वो अब भी है, जो लास्ट ईयर डिलीट था वो अब भी डिलीट है। क्या डिलीट है बताऊंगा, पढ़ते हैं जरा कि क्या क्या चीजें लास्ट ईयर और इस साल दोनों में प्रेजेंट हैं, दोनों में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी थी। वेक्टर्स एंड स्केलर्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर, types of vectors, equal, unit, zero, parallel and collinear vectors,
position vector of a point, negative of a vector, components of a vector, addition of vectors, multiplication of a vector by a scalar, position vector of a point dividing a line segment in a given ratio, definition, geometrical interpretation, properties and application of scalar यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। सेम चीज यहां पर भी है, आप पढ़ के देख सकते हैं लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड। डिलीट क्या है बच्चों? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ये लास्ट ईयर भी डिलीट था और इस बार भी डिलीट है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, ये लास्ट ईयर भी डिलीट है और इस बार भी डिलीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा चैप्टर 11 में, हम देखते हैं कि यहां पर क्या क्या चीजें लास्ट ईयर थी और क्या इस बार है। डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशोज ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, लास्ट ईयर भी था, इस साल भी है, चेक कर लो। कार्टेशियन इक्वेशन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, दोनों सालों में पढ़ना था, लास्ट ईयर भी और इस साल भी। कोप्लेनर एंड स्क्यू लाइंस, देखो स्क्यू लाइंस इस बार भी है, स्क्यू लाइंस इस बार भी है, यहां पर देखो लिखा हुआ है, ये देखो मैं ब्रैकेट में लगा देता हूं, यहां पर चेक करो, है ना। लेकिन कोप्लेनर लाइंस का कंसेप्ट लास्ट ईयर था बट इस बार नहीं है, यहां पर मिसिंग है, चेक करके देख लो, इसलिए तो यहां पर हाईलाइट किया है मैंने 21 to 22 वाले में। अच्छा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, ये लास्ट ईयर भी था और इस साल भी है, यहां पर देख सकते हो। कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, लास्ट ईयर था। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, लास्ट ईयर था। पूरा प्लेन कंसेप्ट इस बार डिलीट हो गया है 22 to 23 वाले सेशन में, आप यहां चेक करके देखो। लेकिन एक चीज वापस आई है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, यानी बेसिकली बात यह हुई कि इस बार बच्चों को सिर्फ लाइन के बारे में पढ़ना है इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री वाले टॉपिक में, समझे। यानी प्लेन का पूरा कंसेप्ट डिलीट हो गया है, यहां पर आप पढ़ के देख सकते हो मैंने क्या लिखा है। बट अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना बच्चों, तो क्या आप इन चीजों को छोड़ सकते हो? मुझे कमेंट करके बताना आप लोग, ठीक है। चलिए, लीनियर प्रोग्रामिंग यानी नेक्स्ट वाला चैप्टर, चैप्टर 12, इसमें लास्ट ईयर क्या था? इंट्रोडक्शन, रिलेटेड टर्मिनोलॉजी सच एज कॉन्स्ट्रेंट्स, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑप्टिमाइजेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, एलपी प्रॉब्लम्स, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम्स इन टू वेरिएबल्स, फिजिबल एंड इनफिजिबल रीजन्स, बाउंडेड होना चाहिए वो। और देखो इस बार क्या है, अनबाउंडेड भी वापस आ गया है, यहां पर देख लो मैंने यहां पर हाईलाइट किया हुआ है, समझे बच्चों। तो इस बार अनबाउंडेड एंड बाउंडेड दोनों ही होगा। लास्ट ईयर सिर्फ बाउंडेड था, इस बार बाउंडेड एंड अनबाउंडेड दोनों वापस आ गया है, समझे बच्चों। और क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं यहां पर पढ़ते हैं जरा। फिजिबल एंड इनफिजिबल सॉल्यूशंस, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशंस अप टू 3 नॉन ट्रिवियल कंस्ट्रेंट्स। सेम चीज आपको यहां पर भी कॉपी होते हुए दिख रही होंगी, ठीक है। और जैसा कि रिमार्क मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इस बार अनबाउंडेड फिजिबल रीजन वाले एलपीपी प्रॉब्लम्स भी सिलेबस में होंगी, ठीक है। अब इसके बाद प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी में लास्ट ईयर क्या था? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा कुछ लास्ट ईयर था, इस बार भी है। इस बार एक एक्स्ट्रा चीज और क्या ऐड हो गई है, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। लास्ट ईयर क्या डिलीट था यहां पर लास्ट ईयर मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल, वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, ये सब डिलीट था। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी डिलीट था, इस बार भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिलीट है। तो ये पूरे सिलेबस का बेसिकली बाइफर्केशन हो गया, कंपैरिजन हो गया, हमें क्या पढ़ना है क्या डिलीट है, लेकिन फिर भी पढ़ना है, ये मैंने आपको बताया है कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीजें इस चैप्टर में से डिलीट होते हुए भी अगले चैप्टर में उसको हमें कवर करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं मैपिंग ऑफ अ कंसेप्ट। देखो ध्यान से सुनना, मैपिंग ऑफ कंसेप्ट का मतलब मैं समझाता हूं। मान लीजिए आपको अपने सिलेबस में काउंटिंग करना है 1 से लेकर 100 तक और आपको टेबल करना है 2 से लेकर 10 तक, ठीक है। अब सीबीएसई ने क्या बोला, हम काउंटिंग को डिलीट कर देते हैं, आपके सिलेबस में सिर्फ टेबल रहेगा। अब टेबल अगर 2 से लेकर 10 तक आपको रीड करना हो, आपके पेपर में पूछा जाने वाला हो, तो बिना काउंटिंग के आप टेबल कैसे लिखोगे? तो बस यही कहानी है सिलेबस के डिलीशन को अगर आप समझना चाहें।
बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डिलीट तो की गई हैं लेकिन फिर भी हमें बच्चों को पढ़ानी पड़ेंगी। जैसे कि मैंने एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ए फंक्शन के बारे में बताया, जैसे मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बताया, समझ रहे हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्यों पढ़नी चाहिए, ताकि हम इवेल्युएशन ऑफ डिटर्मिनेंट आसानी से कर सकें। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिमिट ऑफ ए सम का कंसेप्ट क्यों समझाना चाहिए, ताकि चैप्टर 8 में बच्चों को हम ये बता सके कि आप एरिया तो ऐसे निकालते हो लेकिन ऐसे क्यों निकालते हो। समझ रहे हो, वो जो पतली पतली स्ट्रिप्स होती हैं जिसको हम पूरे इंटरवल में इंटीग्रेट कर देते हैं, तो किस तरीके से हमें एरिया मिलता है बाउंडेड एरिया वाले चैप्टर में, यानी चैप्टर 8 में। समझ रहे हो मेरी बातें, मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर आप बच्चों को ये नहीं बताएंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, उसे बनाते कैसे हैं, तो उसका सॉल्यूशन कैसे समझाएंगे। यानी बच्चों को थोड़ा बहुत आपको आइडिया देना पड़ेगा अबाउट फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ रहे हैं मेरी बात। इसी तरीके से अगर मैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की बात करूं, और एक प्यारा सा क्वेश्चन अभी आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा मैं, वेट करना। अगर आपको ये प्यारा सा क्वेश्चन देखकर ये समझ में आए कि ये तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर का क्वेश्चन है, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन उसको कंसेप्चुअली अगर आप सोचेंगे तो बड़े आराम से आप उसको क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन की हेल्प से सॉल्व कर पाएंगे। कौन सा क्वेश्चन, वेट करो दिखाऊंगा आपको मैं, ठीक है। इसी तरीके से 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में से आपका पूरा प्लेन कंसेप्ट बिल्कुल प्लेन कर दिया है इन लोगों ने, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, एंट्रेंस एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो फिर आप प्लेन को छोड़ नहीं सकते बच्चों, समझे। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर हम प्रोबेबिलिटी में आते हैं, प्रोबेबिलिटी में क्या है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए पढ़ना चाहिए बच्चों को क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, जिनको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले की हेल्प से करोगे तो आसानी से हो जाएगा, वरना कोई बात नहीं, ठीक है आप आराम से करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। बट जैसा कि मैंने सेशन के बिगिनिंग में कहा था, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए मोटिवेटेड हो, तैयारी कर रहे हो, तो आप तो वैसे ही बहुत सारा एक्स्ट्रा काम नॉर्मल टाइम में भी करते थे। अब ये एबनॉर्मल टाइम हो, कोविड टाइम हो या कुछ भी हो, आपको अभी भी तो एक्स्ट्रा ही करना है। सीबीएसई सिलेबस को डिलीट करके आपको बेवकूफ बना रही है या नहीं, ये आप समझो, लेकिन मेन बात ये है कि आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो एकेडमिक नॉलेज है, आपकी जो सब्जेक्ट नॉलेज है, वो अगर आप कंपैरिजन करें 2019 के बैच के बच्चों के साथ, उससे आप कंपेयर करें 2019 के स्टूडेंट्स के साथ, 2018 के स्टूडेंट्स के साथ, तो उन बच्चों के कंपैरिजन में आपका नॉलेज कम हो रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। और कंपटीशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है बच्चों, या डिक्रीज हो रहा है, सोचकर बताना। पढ़ने वाले बच्चे कम हो रहे हैं कि ज्यादा हो रहे हैं, तो कंपटीशन बढ़ रहा है कि घट रहा है। हर टाइप के यूनिवर्सिटी एडमिशंस में एंट्रेंस एग्जाम लगा दिया गया है, आपको तो पता ही होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस टेस्ट स्टार्ट हो ही रहा है। समझ रहे हो मेरे बच्चों, मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। और अपने रेस्पेक्टेड टीचर्स से मैं क्या रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस हाई कंपटीशन के टाइम में बच्चों को मोटिवेट करिए ताकि वो काम करें। देखो यहां पर मैं कह रहा था, आप यहां पर पढ़ के देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, एक सुंदर सा मैसेज मैंने दिया हुआ है। डियर टीचर्स, we wish to draw your keen attention towards an important aspect that affects our students. It is being noticed that at various platforms, व्हाट्सएप ग्रुप्स हो या टेलीग्राम ग्रुप्स हो, यूट्यूब चैनल्स हो, a message is being circulated that so and so questions have been deleted from the syllabus. फलानी एक्सरसाइज में से फलाना क्वेश्चन डिलीट है, फलाने वाला एग्जाम्पल डिलीट है, 2.1 के वो क्वेश्चन डिलीट है, 3.1 के वो क्वेश्चन डिलीट है। समझ रहे हो, इस टाइप की लिस्ट बना दी जाती है और यूट्यूब चैनल पे या व्हाट्सएप ग्रुप्स में सर्कुलेशन में चला जाता है। बच्चों को ऐसे मैसेज मिलते हैं, बच्चे खुश होते हैं, कम काम करने की उनको हैबिट लग जाती है। समझ रहे हो, लेकिन हाई कंपटीशन के इस टाइम में बच्चों को कम काम करने के लिए मोटिवेशन मत दो, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। Such messages sometimes come up with the list of exercises or examples deleted. They, however, do not quote the source of their information. There is no official list of such deleted questions. ध्यान से सुनना बच्चों, जब ये डिलीटेड सिलेबस का काम सीबीएसई कर सकती थी, टॉपिक वाइज कौन कौन से टॉपिक डिलीट है ये काम सीबीएसई कर सकती थी, तो डिलीटेड क्वेश्चंस की लिस्ट भी तो वो बना सकते थे, लेकिन नहीं बनाया ना। इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। मैथ में एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीके से देखोगे तो क्वेश्चन आपको डिलीटेड सिलेबस का लगेगा, दूसरे तरीके से देखोगे तो क्वेश्चन आपको इन द सिलेबस लगेगा। यहां पर आपको एक एग्जांपल भी दूंगा मैं, वेट करते रहो।
This we believe does more harm than good for whom it is intended. The reason being the student is misguided on one hand, and secondly the so-called deleted topics are also linked with other subjects, physics and chemistry, etc. Sometimes understanding of the so-called deleted topics is a must to understand the chapter or topic of another subject. And of course, students preparing for entrance exams have to do all such topics which otherwise are deleted. अब देखो यहां पर जैसे कि मैंने कहा, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बदलो, आपको पता चल जाएगा कि वो क्वेश्चन सिलेबस में है या नहीं। देखो ये क्वेश्चन इन जनरल आपको लगेगा कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर की हेल्प से सॉल्व करना चाहिए, लेकिन यहां पर जरा मेरा गिवन एक्सप्लेनेशन तो पढ़ के देखो मैंने क्या बोला है। यहां पर मैंने सिंपली ये बोला हुआ है कि अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन यूज करते हुए इस क्वेश्चन के बारे में सोचेंगे तो आप इसका सॉल्यूशन विदाउट द हेल्प ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर भी लिख सकते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज वेरी मच इन आवर सिलेबस। समझ रहे हो? तो ये क्वेश्चन भी हमारे सिलेबस में है। ट्विस्ट समझो जो मैं समझाना चाहता हूं। किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का नजरिया बदलिए, आपको पता चल जाएगा कि वो क्वेश्चन सिलेबस में है या नहीं है। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बेसिकली सीबीएसई के टर्म फर्स्ट एग्जाम में आया था। वेल आई एग्री कि वो एग्जाम एमसीक्यू टाइप का था, लेकिन अगर एमसीक्यू नहीं होता तो इस तरीके से पूछता ना कि फाइंड द वैल्यू या इवेल्युएट दिस डिटर्मिनेंट। इसको एक्सपेंड करके अगर आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो वेल नानी याद आएगी कि पर नानी ये मुझे नहीं पता, लेकिन प्रॉपर्टी की हेल्प से करोगे ना तो चुटकियों में इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था चैप्टर 4 के डिस्कशन में, चैप्टर 4 के कंपैरिजन में, कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स थोड़ा बहुत बच्चों को आइडिया दे दो, अच्छा रहेगा। 2 4 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दो, अच्छा रहेगा। बच्चों को भी ये बात बोल रहा हूं मैं, कुछ क्वेश्चंस कुछ कंसेप्ट्स ऐसे हैं जो आपको सीखने चाहिए। सीबीएसई के लिए भी, एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए तो सीखने ही पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, देखो यहां पर मैंने यही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इस क्वेश्चन के बारे में भी, जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे। ठीक है ना? और ये क्वेश्चन सिर्फ इंडिकेशन के लिए है कि 2 ही एग्जांपल मैंने दिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात की है ना, कि उसका लिंक क्या बनेगा कैलकुलस में। डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिलेबस में है ना, है ना? तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बिना सिंप्लीफाई किए कैसे डिफरेंशिएट करोगे, और सिंप्लीफाई करने में प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज नहीं करोगे तो कैसे करोगे सिंप्लीफाई। कुछ लॉजिक समझ आ रहा है? देखो यहां पर मैंने और क्या लिखा हुआ है, देयर मे बी मोर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच मे सीम टू बी डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस बट दैट मे नॉट बी द केस इन रियलिटी। Hence, the teachers are suggested, requested to refrain themselves from such statements that this question of that exercise, this example of that chapter is deleted. ऐसे statements नहीं देनी चाहिए. Rather, they should devote their time in enriching the students with the details of each and every topic which is needed. समझे? The teachers are blessed with the powers of changing the mindset of the children. Hence, any statement made by a teacher has a great impact on the belief system of a child. नेगेटिव इंपैक्ट मत डालो, पॉजिटिव इंपैक्ट डालो। और अगर आप पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं डालते तो इंपैक्ट ही मत डालो, मतलब ऐसे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस शेयर ही मत करो। ये मेरा सजेशन है, ये मेरा रिक्वेस्ट है, बाकी आप जैसा चाहें वैसा आप कर सकते हैं, ये मेरा परसेप्शन है। ठीक है? Thus, teachers are requested to be cautious about whatever they speak or write in their classroom. We again seek your support in spreading a word about our efforts in the field of mathematics. For any kind of suggestions and feedback, you can write to me on this email ID or you can drop a message on my WhatsApp number. The WhatsApp number is given here. Okay, teachers and students. With that being said, I would like to wind up this session for today. We shall meet in the upcoming session with some more interesting lectures on mathematics, with some more interesting insights about mathematics. चलिए मिलते हैं next lecture में. Till then, be good, take care, all the best. Thank you.